हेलो फ्रेंड्स। अब हम बाकी के दो और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि डी आर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला इसमें कंसेप्ट आता है डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्क्लोजर कंसेप्ट। एज द नेम सजेस्ट्स, हमें हर इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अकाउंटेंट के ये डिसाइड करने में कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी प्रॉपर पिक्चर को शो करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन एक अकाउंटेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करनी चाहिए। यानी कि आप सारी चीज़ें एज पर लॉ डिस्क्लोज करेंगे अपने अकाउंट्स में, क्योंकि एक बिजनेस को रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत होती है इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की, डेटर्स की। ये सब पार्टियां होती हैं जो शेयर रखती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हितों की रक्षा करने का अधिकार सभी लोगों को है। तो एक अकाउंटेंट को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इस में मेनली 3 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम सेम केस की बात करेंगे जो कि है सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस। क्यों हमारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है किसी भी कंपनी के ओनर को। कोई भी कंपनी का ओनर उसकी सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक कंपनी के ओनर और उसके मैनेजमेंट दो अलग अलग एंटिटी होती है, भले ही प्रोप्राइटर एक ही हो। आप बिजनेस के जो भी अकाउंट्स हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल प्रॉफिट से अलग रखेंगे। इसीलिए ये अकाउंटेंट्स कहते हैं कि हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली लिखना है और उसमें आप थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी के केस का। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कंपनीज एक्ट 1956 ने इसीलिए गाइडलाइंस दी है दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सेट परफॉर्मा है, उसी सेट परफॉर्मा में आप लिखेंगे, क्योंकि बाद में ये हो सकता है कि यूनिवर्सल नहीं था जी, इन्होंने कुछ और लिखा आपने कुछ और लिखा। तो टू इंश्योर द डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी इन द अकाउंट्स, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंटली you have to make your P&L account and balance sheet as per the law, and the law is Indian Companies Act 1956 to ensure the disclosure concept. Yes. Secondly, जो हमारे इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं, जिन लोगों का हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, वो होते हैं इन्वेस्टर्स या प्रोप्राइटर्स जो हमारे लिए कैपिटल लेकर आते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स जो हमें क्रेडिट पे सामान देते हैं, और डेटर्स। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने अपनी सेल्स के अकाउंटिंग में चेंज कर दिया, या फिर आपने क्रेडिट पॉलिसी में ही चेंज कर दिया कि हम किसी को भी सेल करेंगे अगर गुड्स क्रेडिट पे तो उसकी अलग इंटरेस्ट रेट होगी, या फिर हम बिल्स नहीं लेंगे आज के बाद में, कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो अगर आप इन लोगों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स के थ्रू तो ये उनके हितों के लिए ठीक नहीं होगा। बंदा उसी से डिसाइड करता है कि भाई इनके जो टर्म्स है, क्रेडिट टर्म्स बेसिकली, उन्हीं के मुताबिक मैं इनसे सामान खरीदूंगा या बेचूंगा। तो डेटर्स भी हमारे इंटरेस्ट होल्डर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो दिस कंसेप्ट सजेस्ट दैट यू शुड डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस एंड विच इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ दीज पार्टीज। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि उतनी ही जानकारी देनी है जितनी ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन इसका भी प्रोविज़न है अकाउंट्स में। नीचे हम लिखते हैं हर बैलेंस शीट के बाद में नोट्स, जिसमें हम लिखते हैं कंटिजेंसी, जो भी कंटिजेंसी जो हो सकती है और हो सकता है हमें पे करना पड़े और नहीं भी पे करना पड़े, तो उन कंटिजेंसी को हम बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं नोट्स में। दूसरा, हमारे जो भी शेयर्स हैं उनके मार्केट प्राइस कीप ऑन चेंजिंग। सो टू फिगर दैम आउट और टू कंसिडर दोज चेंजेस वी आर रिक्वायर्ड टू राइट दैट प्राइसिंग अंडर द बैलेंस शीट एज नोट्स। सो ये यानी हमें पूरा डिस्क्लोज करना है, चाहे अगर हम बैलेंस शीट में किसी चीज़ को नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे हम नोट्स की तरह से लिखते हैं, लेकिन डिस्क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। इसी कंटिन्यूटी में एक और कंसेप्ट आता है
रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब फिर वही बात आ गई कि मैं कब मानूं कि मुझे मेरे अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रॉफिट हुआ है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहती है कि यू हैव टू डिटरमिन द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रेवेन्यूज आर एक्चुअली अर्नड। इसको पॉइंट ऑफ टाइम का आपको डिसाइड करना है। यही हमें बताती है रियलाइजेशन कंसेप्ट कि कब हमें रियलाइज हुआ है पैसा। अब यहाँ पर आता है, ये कहते हैं कि इफ़ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू योर कस्टमर और रेंडरिंग द सर्विसेज टू योर कस्टमर्स, जब आपने वो काम किया है, जब आपने सेल किया है या सर्विस रेंडर की है, वो टाइम है, वो ही ये पॉइंट ऑफ टाइम है व्हेन द रेवेन्यूज आर अर्नड एक्चुअली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। यानी आपने जब प्रोडक्शन बनाया और जब आपने उन्हें ट्रांसफ़र कर दी ओनरशिप, भले ही आपने अपने गोदाम में रखा हो लेकिन आप उसको सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, कैश आपको बाद में मिल सकता है। जब आपने जिस पल आपने वो प्रोडक्ट सेल कर दिया या अपनी सर्विस रेंडर कर दी हमारे क्लाइंट को, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन write into your books that you have sold this much amount, you have get revenue from your accounts. Thirdly, वो ये कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए मुझे मार्च में एक ऑर्डर मिला है कि मैं गुड सप्लाई करूँगी किसी पार्टी को मई में। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कौन से महीने का मानेंगे? आप मार्च में मानेंगे या फिर आप मई में मानेंगे? कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आंसर बता देती हूँ। हम ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा, इससे कैश रियलाइजेशन या रेवेन्यू जब हम इसको लिखेंगे अपने अकाउंट्स में, तो हम मई के महीने में लिखेंगे। मई इज़ द मंथ व्हेन वी आर एक्चुअली सप्लाइंग द गुड्स टू आवर कस्टमर्स, नॉट व्हेन वी आर गेटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यस, तो रेवेन्यू रिकग्निशन तब होगा जब हम एक्चुअली में प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं या हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं कस्टमर को विद फॉलोइंग द लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तब आप मानेंगे कि हमें एक्चुअली में रियलाइज हुई है और हमें रेवेन्यू मिला है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।